हाँ, तो देखें हम लोग हार्ट पढ़ चुके थे और हार्ट पढ़ने के बाद आज अभी हम पढ़ेंगे लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हमारे बॉडी में आपको पता है, तो लंग्स पेयर में होते हैं, लंग्स पेयर में होते हैं, दो लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में क्या होगा कि आपको दिख रहा होगा कि दिल कहाँ होता है, यहाँ पे एकदम सेंटर से थोड़ा सा साइड में, लेफ्ट साइड में, एग्जैक्ट सेंटर से थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड समझिए, उस स्पेस को कहते हैं मेडिएस्टिनम, MEDIASTUNUM, मेडिएस्टिनम। इसमें क्या होता है मेडिएस्टिनम में, इस स्पेस को कहते हैं, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच के जितने स्पेस हैं इस स्टर्नम के पास, उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं, वहीं पे हार्ट होता है। तो चूंकि हार्ट यहाँ पे ऑक्युपाइड है, तो इस जगह को हार्ट ने ले रखा है, उस हार्ट के वजह से जो लेफ्ट लंग है उसको पतला होना पड़ा और लंबा होना पड़ा, पतला होना पड़ा और लंबा होना पड़ा। लेकिन राइट साइड में चूंकि दिल नहीं है आपका और कोई ऐसा ऑर्गन भी नहीं है इस साइड में, इसीलिए जो राइट साइड का लंग्स है वो चौड़ा हुआ और छोटा हुआ, वो चौड़ा हुआ और छोटा हुआ। तो मैंने लिख रखा है पहले राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, आप लोग इस ग्रीन वाले लिखे हुए पे ना जाइए, आप सिर्फ राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स को समझिए, ब्लू से जो लिखा हुआ है, ठीक। राइट लंग्स 625 ग्राम का, जाहिर सी बात है जो चीज चौड़ा और बड़ा है उसका वजन भी ज्यादा होगा। ब्रॉडर है, अभी अभी मैंने बताया, स्मॉलर है। और लेफ्ट लंग्स चूंकि दिल है यहाँ पे, तो इसको लंबा होना पड़ा एडजस्ट होने के लिए और नैरो होना पड़ा, और वेट 575 ग्राम होता है। अब आप देखोगे ये रहा लंग्स का कुछ डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे तो देखोगे बेटा कि लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स के आसपास में एक ऐसा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लैक डॉटेड आपको दिख रहा है ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। ये फ्लूइड में क्या होता है, इसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। याद करो वो दिन मैंने बताया था लंग्स का रिश्ता पल्मोनरी से है, लंग्स का रिश्ता पल्मोनरी से है। तो पल्मोनरी है तो प्लूरल फ्लूइड है। अगर यहाँ दिल रहता ना बेटा तो कह देना दिल के चारों तरफ फ्लूइड, दिल को कहते हैं कार्डियक, हार्ट, तो कार्डियल फ्लूइड, समझ में आ रहा है, या कार्डियक फ्लूइड। वैसे ही लंग्स है तो प्लूरल फ्लूइड। और बेटा पता है कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फ्लूइड बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है, तो उसको कहते हैं प्लूरिसी। क्या कहते हैं? प्लूरिसी, प्लूरिसी उस डिजीज को कहते हैं प्लूरिसी। अदरवाइज ये प्लूरल फ्लूइड है। ये प्लूरल फ्लूइड का काम भी दिख रहा होगा। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा वजन का होता है, पता है ना, इतना भी नहीं कि 2 किलो होता है, उससे कम ही होता है, 1.5 के आसपास, लेकिन आपको बहुत हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में चारों तरफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरे हैं जो उसको बायोन्सी दे रहे हैं, और बायोन फोर्स आपको पता है चीजों को कहाँ ले जाता है, ऊपर। तो इसीलिए ये प्लूरल फ्लूइड के कारण लंग्स भी हल्का महसूस होगा, वैसे ही दिल भी हल्का महसूस होगा, वैसे ही दिमाग भी हल्का महसूस होगा। ठीक उसी तरह बेटा अगर ये प्लूरल फ्लूइड बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, इसको हल्का वेट ऊपर की तरफ ले रहा है, यानी कि आपको हल्का महसूस करा रहा है इस लंग्स को, वजन नहीं आपको फील होगा। लेकिन और भी इसका काम है, जर्क को महसूस न होने देना, जर्क को महसूस न होने देना। जैसे आपको कोई शॉक लगा, किसी ने हिट किया यहीं पर, तो हिट करने से क्या होगा कि वहां पे एक जर्क लगा दिल को, तो उस दिल को जर्क से बचाने के लिए वो कार्डियक फ्लूइड उस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? उसके बाद से दिमाग में भी अगर आपको चोट लगता है तो ये नहीं कि दिमाग में उसी वक्त बहुत भयानक कुछ हो जाए, क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उस शॉक को या करंट को, उसे चोट को एब्जॉर्ब कर लिया, नलीफाई कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखते हैं बेटा ये जो कैसे एयर पहुंचता है, जो आप एनवायरमेंट से लेते हो, कैसे आपके एल्वियोलाई तक पहुंचता है। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी यूनिट एल्वियोलाई है, रेस्पिरेटरी यूनिट एल्वियोलाई है, और ये 300 मिलियन होते हैं मिलाकर, 300 मिलियन। ठीक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये इंटरनल एयर्स में गया अंदर। ठीक। यहाँ पे वेस्टिबुलर apparatus होता है, उसको नाम जगह को कहते हैं वेस्टिबुलर apparatus। इंटरनल एयर्स के बाद वो नेजोफेरिंक्स में गया। ये कॉमन पाथवे होता है, फूड का भी और एयर का भी, कॉमन पाथवे। यहाँ लिख भी सकते हो आप, कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे, सीपी। लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद गया ट्रैकिया में,
ट्रैकिया के बाद यहाँ ट्रैकिया, ठीक, ट्रैकिया के बाद गया प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक, ट्रैकिया के बाद कहाँ गया प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई को 1 डिग्री से भी लिखते हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 डिग्री, टर्शियरी ब्रोंकाई 3 डिग्री एंड टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल आपको पता है टर्मिनेट कर गया, यानी कि यहाँ पे ब्रोंकाई खत्म हो रहा है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स गया, ब्रोंकियोल्स के बाद एट्रिया गया, एट्रिया के बाद एल्वियोलर सैक आता है। सैक मतलब बस्ता होता है, सैक मतलब बस्ता होता है। जब एल्वियोलर सैक आया यानी कि बहुत ज्यादा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बेटा, उसके बाद एल्वियोलर सैक के बाद एल्वियोलाई आता है और एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज यूनिट होता है, गैसियस एक्सचेंज यूनिट होता है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। और डिफ्यूजन होता है, क्या होता है डिफ्यूजन, ठीक। आर यू गेटिंग? देखें अभी लंग्स पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो आगे जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई में खत्म होता है, फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये मैंने एक एल्वियोलाई को जूम किया है और जूम करने के बाद आपको दिखाया है कि एल्वियोलाई होता क्या है। ये एल्वियोलाई जो आपको दिख रहा होगा ये एल्वियोलाई है, सिंगल सेल थिकनेस, एक सेल का जितना थिकनेस होता है उतना ही थिकनेस इसका होता है। नीचे ब्लड कैपिलरीज है, कोई आर्टरिया और वेन नहीं होता है, आर्टरिया और वेन नहीं होता है इसमें, आर्टरी और वेन नहीं होता है, ये कैपिलरीज होता है और वो भी बहुत पतला होता है। तो इन दोनों में इतना थिकनेस का बहुत कम हो गया कि डिफ्यूजन इजीली हो सकता है और बस एक्सचेंज ऑफ गैसियस डिफ्यूजन यहीं पे होता है, एक एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ठीक। तो हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो एक्सचेंज होगा, CO2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फर्दर बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो बाहर जाने का प्रोसेस जो है वो यहाँ से आता है। यहाँ आप देखें इस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, 1 सेल थिक एल्वियोलाई और ये कैपिलरीज, क्लियर है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बेटा 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसको फैक्ट की तरह आप अभी रखें, जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे यू विल गेट टू नो मोर, ठीक। यहाँ पे देखें बेटा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, डायफ्राम के ऊपर जो मसल होता है फ्रेनिक मसल, सर याद नहीं हो रहा है फ्रेनिक क्यों लिखा आपने, बेटा डायफ्राम को फ्रेनिक कहते हैं, दिल को कार्डियक कहते हैं, लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, लिवर को हेपेटिक कहते हैं, ठीक वैसे ही डायफ्राम को फ्रेनिक कहते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में। तो याद रहना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि डायफ्राम इज इक्वल टू फ्रेनिक, तो फ्रेनिक मसल या डायफ्राम मसल बात एक ही है, ठीक। रिब्स के ऊपर आजू बाजू होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको आप कुछ समय के लिए रखें, ये भी 11th में जाते ही आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या होता है ना कि बेटा डायफ्राम जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंस्पायर आप करने वाला, एयर लेने वाला, तो डायफ्राम जो है ना ये डोम शेप्ड इनिशियली रहता है, कैसा डोम शेप्ड, ये इस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही आपने एयर को लिया यानी कि आपको इसमें फ्रेनिक मसल क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो फ्रेनिक मसल यहाँ पे इसको खींचेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो ना यहाँ पे जो वॉल्यूम है ऊपर में, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे जाएगा और ये फ्लैट हो गया, ठीक। डोम शेप से कैसा हो गया फ्लैट, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया बढ़ गया। आपको पता है कि फ्लैट शेप हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते ही कैसा हो गया फ्लैट शेप, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ गया अंदर में। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V होता है और यहाँ पे कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उसको टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्योंकि हम मैमेलियन है, पता है ना। तो प्रेशर कम होगा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ और आपको पता है एयर इंटर्स कर जाएगा। क्यों एयर इंटर किया प्रेशर कम होते ही, आपने देखा होगा जब कोई ट्रक चलता है तो बीच में लो प्रेशर क्रिएट करता है, तो देखा होगा पीछे से जो हवा है उस लो प्रेशर को भरने के लिए आगे की तरफ आता है और ट्रक जब चलता है ना तो हवा का झोंका पीछे से आता है क्योंकि ट्रक अपना वॉल्यूम इतना एयर वहां पे वैकेट कर दिया तो वहां पे प्रेशर कम हो गया, पीछे का हवा में तो हवा है वहां प्रेशर भरा पड़ा है, इस प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से हवा कहाँ गई लो प्रेशर की तरफ। ये नेचर का फिनोमिना होता है, नेचर रूल है। हाई हाइट से लो हाइट में आराम से पानी आता है पर लो से हाई भेजोगे तो आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो अंदर में जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो बाहर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, 1 atm ही है ना भैया, इसके कंपैरिजन में बाहर में ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली एयर कहाँ इंटर कर जाएगा, अंदर, फील आ रहा है। उसके बाद से एक्सपायरेशन में क्या होगा बेटा, डायफ्राम एक्सपेंड करेगा, तो डायफ्राम एक्सपेंड किया, अभी कॉन्ट्रैक्ट था ऐसे खींचा हुआ था, एक्सपेंड किया, भैया इसको छोड़ो तुम, एक्सपेंड करना है, ये अपने आप कैसा हो गया, डोम शेप। जैसे ही डोम शेप हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, कम, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अब बेटा प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरेटिव प्रेशर दिया जाता है, ठीक ना, जस्ट कंपैरिजन करके, तो प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंपैरेटिव बाहर में एनवायरमेंट में प्रेशर क्या हुआ होगा, कम हुआ, क्या होगा, बाहर का तो कांस्टेंट ही 1 atm, तो इसमें ज्यादा हो गया लेकिन प्रेशर, तो ये क्या कर देगा, एयर को बाहर फेंकेगा, नेचर रूल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो एयर क्या कर गया, एग्जिट, एक्सपायरेशन क्या हो गया, हो चुका है, ठीक, क्लियर है। देखें अब पढ़ेंगे अपन किडनी, क्या पढ़ेंगे, किडनी। किडनी में आप देखोगे तो ये किडनी का थोड़ा सा रफ स्केच मैंने बनाया है, ठीक ना, एकदम मैम जैसे बनाती हैं वैसा मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा सा रफ बनाया है। आप देखें इसमें क्या होता है, अगेन मैंने बताया कि दिल के बाहर एक फ्लूइड होता है, कार्डियक फ्लूइड, जो दिल को जर्क और करंट शॉक से बचाता है। लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड देखा था अभी आपने, प्लूरल फ्लूइड, वैसे ही इस किडनी के चारों तरफ भी एक फ्लूइड है, उसको रीनल फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल, किडनी को ही रीनल कहते हैं, तो फ्लूइड को फ्लूइड, रीनल फ्लूइड, इसको रीनल फ्लूइड आप कह सकते हो, ठीक ना, रीनल फ्लूइड। अब क्या होता है, यहाँ इसके अंदर जाओगे बेटा, ये भी किडनी को शॉक और एब्जॉर्ब से बचाएगा। मान लो किसी ने हिट कर दिया यहीं पे, तो हिट कर दिया तो ऐसा नहीं कि किडनी पंचर हो गया, नहीं बेटा नहीं, वो फ्लूइड आपको बचाएगा उस किडनी को, ठीक ना, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पानी में नहीं होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। अब क्या होता है बेटा, ये आर्टरी वेन, भैया किसी भी ऑर्गन में एक आर्टरी होगा तो एक वेन होगा, एक प्योर ब्लड तो एक इम्प्योर ब्लड, और अंदर में डिवाइड करके कैपिलरीज और ये सब बनते हैं। देखिए बेटा आर्टरी और वेन जो हुआ, एक नर्व भी होगा, यहाँ पे एक नर्व भी होता है हर जगह, भैया सेंस होना चाहिए ना किडनी में, सेंसलेस है, सेंस है तो नर्व है। अब क्या होता है, इसमें एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिख रहा होगा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ये पिरामिड कोनिकल होता है, तो ये इसको मैंने ऐसे टेढ़ा करके बनाया, तो ऐसे 8 से 10 होते हैं एक किडनी में, मैंने 3 ही बनाया है, 8 से 10 होते हैं। ये रीनल पिरामिड है, इस आउटर मोस्ट लेयर को बेटा कॉर्टेक्स कहते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का आप देखोगे ना, ओवरी ले लो या फिर ओवरी में भी देखोगे या फिर इसी में देखो, तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स और अंदर वाले स्ट्रक्चर को मेडुला कहते हैं। तो ये मेडुला में आता है, ये कॉर्टेक्स में है, तो ये मेडुला में पिरामिड आपको घुस गया है थोड़ा, क्योंकि अंदर का स्पेस है और बाहर के स्पेस को कॉर्टेक्स कह रहे हैं, तो अंदर के स्पेस को मेडुला कहते हैं, ठीक ना। तो मेडुला में चूंकि ये घुस गया है यहाँ पे, तो आप पेरिफेरी पे नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर है, तो इसीलिए ये पिरामिड है। तो कौन सा पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये मेडुला के स्पेस में घुस गया है, और ये क्या है बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स। अब देखो बेटा इस स्पेस को कहते हैं, ये जो स्पेस दिख रहा होगा इसको कहते हैं पेल्विस, रीनल किडनी का है तो पेल्विस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं मेन काम ये है नेफ्रॉन, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी यूनिट होता है किडनी, तो ये स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। क्या होता है ना बेटा नेफ्रॉन में, ये ऐसे तो नेफ्रॉन मैंने बता दिया कितने होते हैं, 10 लाख, यहाँ पे 10 मिलियन नेफ्रॉन। क्या होता है, ये एक में होता है। अब क्या होता है, ये एक नेफ्रॉन का रफ स्केच है, अगेन मेरे ही द्वारा, ठीक ना, मैम होती तो थोड़ा अच्छा बनाती इसको बेटा। तो क्या होता है ना, ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, ये दिख रहा होगा कैप्सूल लेयर लाइक, ओमेप्राजोल का खोलना दवाई आपको कैप्सूल ही की तरह दिखेगा, तो उसको खोलोगे तो अंदर पाउडर रहता है, ठीक वैसे ये डबल वॉल्ड है, कैसा है, डबल वॉल्ड कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, इसके अंदर है ग्लोमेरुलस, क्वाइल्ड लाइक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्या है, ग्लोमेरुलस। बेटा जैसे ही यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, जो तो प्रोटीन जो होते हैं ना ब्लड में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो प्रोटीन होते हैं ना ब्लड में, उन सबको ये रिपेल करके ऊपर फेंक देता है, तुमको नहीं आना है नीचे, प्रोटीन को बोलेगा तुमको नीचे नहीं आना, क्यों, तुम रास्ता को ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक ना। और प्रोटीन भैया बॉडी से बाहर निकालना थोड़ी ना, तो प्रोटीन आता ही नहीं है इसमें, प्रोटीन आता ही नहीं है, ठीक ना। जैसे ही प्रोटीन नहीं आया और बाकी ब्लड आया यहाँ से, तो यहाँ पे जो पहला ही मुलाकात होती है, पहली बार ही मुलाकात हो गई है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं,
पीसीटी। बेटा पहली बार मुलाकात पीसीटी से हुई है, कुछ तो होगा ही, ठीक ना, कुछ तो होगा। पीसीटी में क्या होता है कि यहाँ पे 70 से 80% आयंस जो ब्लड में है और वाटर, मार्क माय वर्ड, 70 से 80% वाटर और आयंस यहाँ पे बेटा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद से जैसे ही आगे आया तो ये नीचे जा रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, रटना नहीं है। फिर यहाँ से बेटा ऊपर चढ़ रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, ठीक ना, सॉल्ट का, किसका, सॉल्ट का। और सॉल्ट आपको पता है हमारे बॉडी में एक ही है, मेन ऐसे तो बहुत सॉल्ट है, मेन सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे 70 से 80% आयंस और पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सॉल्ट का, यहाँ पे भी सॉल्ट का। अब देखो ये है डीसीटी, ये लंबा वाला स्ट्रक्चर क्या है इधर, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे बेटा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ना, और पानी का, ठीक ना। उसके बाद से ये है बड़ा वाला स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है बेटा, याद रखना। एक नेफ्रॉन का एक नेफ्रॉन है, इसका एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा बेटा। ऐसे 4000, 2000, 3000, 1500, 3500 नेफ्रॉन आएंगे। ये यहाँ से जालीनुमा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, और वो सब मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। तो बेटा फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड जो होता है ना, यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन निकलेगा ना भाई किडनी से, तो जो फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड है अपन यूज करते हैं कहीं नहीं, फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड यूज होगा कलेक्टिंग डक्ट में। इन सबका सिक्रीशन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, जिसको यूरिन कहते हैं, और वो यहाँ आएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से खुलते हुए रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से फिर यहाँ से मैंने आगे बनाऊंगा इसके बाद डायग्राम में यूरेटर और फिर यूरेथ्रा से बाहर, ठीक ना, तो आपको चमक जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन मिनिमम मैक्सिमम खुलते हैं, 2000 के बाद उतने नेफ्रॉन गुच्छा बना के, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप सिक्रीशन होता है, तो यहाँ की यूरिन तो ज्यादा बनना है ना, इसीलिए 4000, 3000 ऐसे नेफ्रॉन जुड़ के एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। ये बेटा डिसेंडिंग लूप असेंडिंग लूप क्या होता है, ये जो डिसेंडिंग होता है ना, आप लोग पानी का फॉर्मूला देखे होंगे H2, 2 मिनट के लिए बेटा मान लो H2 के जगह कर दो D2, तो D2 जानते हो क्या होता है, ये भी पानी ही होता है और ये भी पानी होता है। ये हेवी वाटर होता है और ये नॉर्मल वाटर होता है, तो D2 हेवी वाटर होता है। और बेटा D2 से D दिख रहा होगा, यहाँ A है यहाँ D है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है, आर पार कर सकते हो। किसके लिए, D2O के लिए, पानी के लिए। आप किडनी में D2O कहाँ से आएगा, H2O ही आएगा। मैंने फील दिलाया कि D2O से DLOH याद रखना, समझ में आ रहा है ना। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होता है, पानी के लिए, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल नहीं होता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पे पानी लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल, ये आयंस के लिए परमिएबल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आयंस के लिए परमिएबल नहीं होता है। किसके लिए परमिएबल होता है, पानी के लिए। और पानी आप लोग D2 से याद रखोगे तो D से D फील आ जाएगा। बेटा अक्सर ये लोग गलती कर देते हैं, ये किसके लिए परमिएबल था, ये किसके लिए परमिएबल था। अब आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपको चमक गया होगा। ये लिखने के बाद ये लूप ऑफ हेनले है, ये स्ट्रक्चर, और इसके चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरी का फाइन स्ट्रक्चर क्वाइल करता है, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक बेटा, इसके बाद का स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। इन सब का फंक्शन बस एक ही है, पीसीटी का 70 से 80% पानी और आयंस, डीसीटी का सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर पानी, नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट, और ये नॉट फॉर वाटर, ये लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक ना बेटा। और पीसीटी आपको बता ही दिया, वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ ग्लोमेरुलस होता है जहाँ पे प्रोटीन्स को नहीं आने दिया जाता है, बाकी और भी चीजों को ब्लड में जो सिग्निफिकेंट है उनको नहीं आने दिया जाता है, बाहर ही फेंक दिया जाता है। ठीक ना। और इसके बाद की डिटेल अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए बेटा, फिर रफ स्केच मैंने एक बनाया है। ठीक, आपके बुक में बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग बने हुए हैं, ड्राइंग नहीं, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आया
बेटा यहाँ पे ये कौन बनाया था क्वाइल? एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट AFFARENT एफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ से क्वाइल गया और गया कौन? इफरेंट आर्टेरियोल। कैसे हमको नहीं याद रहेगा एफरेंट और इफरेंट? तो ई याद रहेगा ना, इफरेंट आर्टेरियोल, और ई माने एग्जिट होता है, ई माने एग्जिट होता है। यहाँ बुद्धिमानी नहीं लगाना कि ई माने इंटर भी होता है, नहीं, एग्जिट मानना, ठीक ना। और ए माने आओ, ठीक ना, ऐसा फील करके चलना। तो आया और गया, इफरेंट, ठीक। तो इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट गया। अब बेटा यही क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर वासा रेक्टा बनाया था। यहाँ पे जितने चीजों का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, यहाँ पे आयंस का, यहाँ पे वाटर का, यहाँ पे आयंस वाटर दोनों का है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड में सोडियम का, पानी का, बचा जो होता है ना, तो फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड कलेक्टिंग डक्ट यूज करते हैं, और वो सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बेटा यहाँ पे आया रीनल पेल्विस में, ठीक। और रीनल पेल्विस से आते आते यहाँ से ये यूरेटर से आया, और यूरेटर से आया यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ टेम्पररी, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद आपका यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे ही 1200 ml होगा ना यहाँ पे स्टोर, 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा, तो बहुत भयानक प्रेशर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व है, स्फिंक्टर है, सीधे ब्रेन को सिग्नल देगा। लेकिन 700 ml पे ही यूजुअली सिग्नल चला जाता है, ठीक ना, 400 से 700 ml पे, तो वो सीधे सिग्नल देगा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो खुलेगा, रिलैक्स होगा, तो यहाँ से यूरिन बाहर आएगा यूरेथ्रल मीटस के थ्रू। तो और इसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, ठीक ना, जिसका काम है एक्साइटेटरी हार्मोन भी निकालता है, 3F, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, तीनों समय एड्रिनलिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? देखो अब हम पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम, ठीक ना, थोड़ा प्लांट ले लिए हैं। क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम में वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है जाइलम, ठीक, और फ्लोएम करता है फूड ट्रांसपोर्ट को, ठीक, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिक्स वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। मैंने आपको बताया है कि ट्रैकिक्स और वेसल इसमें और जाइलम फाइबर तीनों डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ऊपर से तीनों डेड, याद रखना, ट्रैकिक्स, वेसल और फाइबर, ठीक ना। टीवीएफ एक शो होता है, टीवीएफ, यूट्यूब पे एक चैनल है TVF, ठीक ना। तो ट्रैकिक्स, वेसल और फाइबर डेड, पैरेन्काइमा लिविंग ही होता है। कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब और पैरेन्काइमा तीनों लिविंग होते हैं और फाइबर डेड होता है। यहाँ भी फाइबर डेड है, यहाँ भी फाइबर डेड है, ठीक। यहाँ भी पैरेन्काइमा लिविंग है, यहाँ भी पैरेन्काइमा लिविंग है, और ये दोनों यहाँ पे डेड होते हैं और ये दोनों लिविंग होते हैं। बेटा क्या होता है ना, मैंने आपको बताया है अब इन चारों का फंक्शन में, कि पिछला जन्म में ही बताया था कि जहां जहां पैरेन्काइमा वहां वहां स्टोरेज। बेटा आज भी स्टोरेज का काम करता है, देखो स्टोर किया है। बेटा जहां जहां फाइबर वहां वहां स्ट्रेंथ, ताकत, आज भी ताकत का काम करता है, और ये दोनों कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रैकिक्स और वेसल। फ्लोएम में आइएगा आप लोग, तो कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब दोनों कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन पैरेन्काइमा, जहां जहां पैरेन्काइमा वहां वहां स्टोरेज, आज भी स्टोर कर रहा है। फ्लोएम फाइबर, जहां जहां फाइबर, फिर स्ट्रेंथ, देखो आज भी स्ट्रेंथ का काम कर रहा है, मजबूती देता है, और डेड भी होता है। बेटा क्या होता है ना कि सिव ट्यूब का एक लौता फंक्शन होता है कि सिव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड में न्यूक्लियस कभी नहीं होगा, और ई न्यूक्लिएटेड, ENUCLEATED, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस कभी नहीं आया, इनिशियल स्टेज में था, कभी इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस था, लेकिन कुछ वजह से इसको, या फिर अपने स्पेस को कम करने के लिए, कि बढ़ाने के लिए, ताकि न्यूक्लियस हटे तो कुछ स्पेस बढ़ जाए, तो उस वजह से न्यूक्लियस को हटाना पड़ा। तो न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो कंट्रोल कौन करेगा सिव ट्यूब को, तो इसका तो ब्रेन ही निकल गया। आरबीसी भी ई न्यूक्लिएटेड होता है, रेड ब्लड सेल ह्यूमन का, न्यूक्लियस शुरू में था, बाद में ऑक्सीजन, उसको हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, तो इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो स्पेस बढ़ाना है, तो न्यूक्लियस को आरबीसी ने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये भी न्यूक्लियस को हटा देता है। तो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, ठीक है। आप बहन मेरी फंक्शन को कंट्रोल कर, तो दोनों को कह दिया सिस्टर सेल, दोनों को कह दिया सिस्टर सेल, ठीक। और बाकी तो कंडक्शन और न्यूक्लिएटेड सिर्फ सिव ट्यूब होता है और एक आरबीसी। ये भी कभी ना कभी मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड होता है। हाँ, अब क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। देखें जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से
सूट तक। अगर बेटा आप देखना, ये अगर कोई प्लांट है, ये ठीक, ये रूट है, ये सूट है, तो रूट से सूट की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस पूरे पोर्शन को सूट कहते हैं और नीचे को रूट कहते हैं। तो रूट से सूट जाइलम ले गया और फ्लोएम खाना फूड लाता है। तो फूड तो लीफ में बनता है, तो लीफ तो रूट में होता नहीं है, लीफ तो ऊपर होता है सूट में। तो सूट से कहाँ लाएगा, यानी कि ये लाता है सूट से रूट में और ये लाता है रूट से सूट में, ठीक। लेकिन एक रीजन है बेटा, ये बाई डायरेक्शन मैंने क्यों बोला, बेटा पानी हमेशा रूट में ही मिलेगा, आसमान में पानी नहीं है प्लांट को लेने के लिए। तो ये रूट से ही सूट लाए, एक ही डायरेक्शन में जाना है जिंदगी भर। लेकिन ये दो डायरेक्शन कैसे हो गया, इसको तो खाना लाना है ऊपर से नीचे भी, क्योंकि रूट को भी खाना चाहिए, रूट में लीफ है नहीं तो खाना इसको चाहिए, तो नीचे लाया। लेकिन तो ये भी तो यूनि डायरेक्शनल नहीं दिख रहा है आपको, फ्लोएम। बाई डायरेक्शनल मैं क्यों लिखा, सुने, मान लो इस प्लांट के ऊपर एक न्यूली बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो आगे चल के लीफ बनेगा, ब्रांच भी बन सकता है, फ्लावर भी, फ्रूट भी, बर्ड कुछ भी बन सकता है, ठीक। तो ये इनिशियल स्टेज में है, क्लोरोफिल आया नहीं है, तो खाना की जरूरत पड़ेगी। तो खाना कौन देगा, नीचे वाला ही कोई प्लांट का पार्ट देगा। तो ये ऊपर भी जाता है और ये नीचे तो जाहिर है दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। बेटा ये यहाँ पे जो लीफ है वो मैच्योर है, कभी ये भी बचपन में था, क्योंकि हर सास भी कभी बहू थी, ठीक। तो बेटा सूट क्या होता है कि यहाँ पे जो लीफ है वो बन रहा होगा, तो इसको खाना नीचे वाला दिया होगा या आजू बाजू वाले ने दिया होगा ग्रोइंग में। अब ये लीफ में खाना बन चुका है, तो ये सिंक हो गया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे खाना चाहिए, तो ये स्टोरेज होगा कि ये सिंक होगा, बोले बोले नहीं। तो बेटा सिंक क्या होता है, स्टोर जहां खाना स्टोर है और सिंक जहां पे जाना है। तो ये क्या होगा, अभी स्टोर का काम कर रहा है और यहाँ पे क्या होगा, सिंक का। फिर कभी ये सिंक जो है वो स्टोरेज का काम कर सकता है किसी और के लिए। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, नीड के अनुसार चेंज डायरेक्शन करना पड़ता है फ्लोएम को, तो बाई डायरेक्शन। इन चारों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।